गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12 के लिए थर्ड चैप्टर और ऐसे अगर देखेंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें बता देते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जब भी आपको रिवीजन करना हो इस वीडियो कीजिए। मुश्किल से 1 घंटा 15 मिनट 50 मिनट उसी के एवरेज में होता है। हर चैप्टर को हर एक डायमेंशन से हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, मैराथन सेशन होता है, थोड़ा फास्ट चलते हैं। अगर आपको दिक्कत होता है आप थोड़ा स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको अगर स्लो लगता है थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड स्टेट। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं जो भी मैटर्स होता है। मैटर किसको बोलते हैं? जिसके पास कुछ मास होता है और जो स्पेस घेरता है। ठीक है, इसको मैटर बोलते हैं। इसका फिजिकल स्टेट के हिसाब से 5 पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, चौथा गया प्लाज्मा, पांचवा गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। ये हम लोग कभी नहीं पढ़ाना, ये नहीं पढ़ाना। सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग अभी क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड, पहले इस पांचों स्टेट को हम थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, कोई भी एक मैटर जिसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, डेफिनाइट शेप होता है, उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। ठीक, जिसका डेफिनाइट वॉल्यूम तो होता है, डेफिनाइट शेप नहीं होता, उसको लिक्विड बोलते हैं। जिसका ना तो डेफिनाइट वॉल्यूम होता है ना डेफिनाइट शेप होता है, उसको गैस बोलते हैं। ठीक है, एक ऐसा मैटर का स्टेट जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस जैसे स्टेट तीनों को एग्जिस्ट करता है, उसको प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ पार्ट सॉलिड पार्टिकल्स रहेगा, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स रहेगा, कुछ गैसियस पार्टिकल रहेगा। और पांचवा था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये माना जाता है अगर 0 केल्विन में किसी भी चीज़ को लेके जाते हैं तो इतना हाईली कंडेंस हो जाता है कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो 0 के बराबर हो जाता है। तो उस स्टेट में जो मैटर मिलता है उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, भारत के थे सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये दोनों मिलके इस स्टेट के बारे में खोजे थे। ठीक है, इस स्टेट के बारे में पता लगाए थे। ठीक, एक्सपेरिमेंटली सॉरी थियोरेटिकली ये बहुत पहले देखा गया था। ठीक, कुछ साल 2013-14 के आसपास स्पेस में ये कंडीशन देखा गया था और 2020 में अर्थ में ये मतलब ये स्टेट में देखा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का क्या क्या कैरेक्टर होता है? जैसे पहले बताया कि इसका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, शेप होता है, डेफिनाइट मास होता है। दे हैव डेफिनाइट मास, वॉल्यूम एंड शेप। ठीक है, दूसरा क्या हो गया कि यहाँ जो सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होता है ये टाइटली क्लोज रहता है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये ना के बराबर होता है। ठीक है, या बहुत छोटा होता है। द इंटरमीडिएट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी शॉर्ट। ठीक, फिर ये जो इनका फोर्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ये बहुत स्ट्रांग होता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रांग। ठीक, फिर यहाँ पे जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होता है ये अपना पोजीशन को बदलता नहीं है, सिर्फ यहाँ वाइब्रेट करता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है थोड़ा सा वाइब्रेट करेगा, सिर्फ वाइब्रेट करेगा। ठीक, दे आर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स। क्या हो सकता है? एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है। हैव फिक्स्ड पोजीशन फिक्स्ड रहता है एंड कैन ऑसिलेट अबाउट या देयर मीन पोजीशन, सिर्फ वाइब्रेशन करता है। ठीक, और ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको प्रेस नहीं कर सकता और रिगार्ड शेप का होता है, एक फिक्स शेप होता है सॉलिड्स का। क्लियर? अब आते हैं सॉलिड को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। टाइप ऑफ सॉलिड। सॉलिड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है एमरफरस, दूसरा होता है क्रिस्टलाइन। एमरफरस क्या होता है? पाउडर फॉर्म, इसको पाउडर फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, पाउडर फॉर्म। ठीक, आटा हो गया, इस टाइप जो भी होगा जिसको आप छुएंगे तो मतलब कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है, जो स्ट्रक्चर यूनिट होता है ये अरेंज नहीं होता है। ठीक है, कोई डेफिनेट पैटर्न में अरेंज नहीं होता है। The type of solid in which the structural unit, atoms, molecules or ion are not arranged in a definite pattern is known as amorphous solid. ठीक, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? जहाँ पे जो भी पार्टिकल से मिलके वो बना हुआ है वो एक डेफिनाइट शेप, एक डेफिनाइट पैटर्न में अरेंज होता है। द टाइप ऑफ सॉलिड इन विच द स्ट्रक्चरल यूनिट,
चाहे एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है या आयन्स हो सकता है, और अरेंज इन ए फिक्स्ड पैटर्न इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टल जैसा होगा, जैसे चीनी का दाना हो गया, शुगर हो गया, फिर हो गया आपका लोहा हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका जो ये पार्टिकल्स है जिससे मिल के बना हुआ है, वो पार्टिकल किस टाइप का है, इसके बेसिस में क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। किसके किसके बीच में, कि जिस जिस पार्टिकल से जुड़ा हुआ, मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट किस टाइप का है और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बना हुआ, मतलब कौन सा फोर्स से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनके बेसिस में जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, देखते हैं पहले, चलिए इसको बताएंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स along them crystalline solids are classified into 4 categories। पहला होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो पार्टिकल्स रहेगा वो मॉलिक्यूल्स रहेगा, स्ट्रक्चरल यूनिट मॉलिक्यूल्स रहेगा, और वो एक दूसरे के साथ वैन वाल फोर्स के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, आपको यही याद रखना है। द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर मॉलिक्यूल्स which are held together by weak van der Waals force is known as molecular solid। इसका एग्जांपल क्या हो गया, ड्राई आइस। ड्राई आइस किसको बोलते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोला जाता है। ठीक है, फिर आता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होता है, और ये कैसे जुड़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ता है। तो द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस which are held together by electrostatic force of attraction is known as ionic solid। इसका एग्जांपल क्या हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया इसका एग्जांपल। फिर होता है कोवेलेंट सॉलिड। ये कैसे होगा, इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स जुड़ेगा, किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से। द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द स्ट्रक्चरल यूनिट आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट सॉलिड। फिर मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है, मेटल जुड़ता है, पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल जुड़ता है, और कैसे जुड़ता है, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन से। ठीक है, द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द स्ट्रक्चरल यूनिट आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव मेटल आयंस। ठीक है, पॉजिटिव आयंस ऑफ मेटल विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन। इसका एग्जांपल क्या हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, और कोवेलेंट सॉलिड का डायमंड हो गया। कोवेलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है, नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है। ठीक है, अगर नेटवर्क सॉलिड पूछा मतलब कोवेलेंट सॉलिड के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, अब आते हैं थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस जो था, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफरस सॉलिड क्या क्या होता है। पहला हम लोग पढ़े कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, तो द स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर अरेंज इन फिक्स्ड पैटर्न। अमरफरस सॉलिड में फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है, द क्रिस्टलाइन यूनिट्स आर नॉट अरेंज इन ए फिक्स्ड पैटर्न। दूसरा क्या हो गया कि इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, जैसे मान लीजिए 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये फिक्स्ड रहेगा, एक ही टेम्परेचर होगा। ये नहीं होता, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, मतलब इसका मेल्टिंग रेंज होता है। जैसे मान लेते हैं कि बोलेगा 100 से लेके 130 डिग्री तक मेल्ट होता है। ठीक है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं होगा। इसका डेफिनाइट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। हीट ऑफ फ्यूजन मतलब किस टेम्परेचर में हम हीट दे रहे हैं, हीट देकर उसको फ्यूज करेंगे, मतलब पिघाल देंगे, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा पिघलने के लिए, उसको हीट ऑफ फ्यूजन बोला जाता है। तो यहाँ फिक्स्ड होता है, यहाँ कोई फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, ये इनकम्प्रेसिबल होता है, ये थोड़ा थोड़ा कंप्रेसिबल होता है। जैसे मान लो आटा का जो गूंथना होता है, आटा को गूंथने के बाद थोड़ा बहुत कंप्रेस करते हैं, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में होता है, उस टाइप ये हल्का सा कुछ हद तक होता है, कंप्रेस होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, ये ट्रू सॉलिड माना जाता है। इसको या तो सुपर कोल्ड लिक्विड माना जाता है या फिर पिस्यूडो सॉलिड। पिस्यूडो सॉलिड मतलब ऐसा सॉलिड जो सॉलिड जैसा दिखता है लेकिन उसका कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग शो करता है। फिर ये आइसोटोनिक नेचर का होता है, ये एनिसोटोनिक नेचर का होता है, ये आइसोटोनिक नेचर का होता है। ठीक, तो आइसोटोनिक समझ लीजिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये हम ले लिए सॉलिड, ये सॉलिड ले लिए, और इसका हर एक यूनिट में कहीं पे भी अगर कुछ प्रॉपर्टी सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, मतलब यहाँ पे डेंसिटी जितना रहेगा यहाँ का भी डेंसिटी उतना ही रहेगा, यहाँ का भी डेंसिटी उतना ही रहेगा, यहाँ का भी डेंसिटी उतना ही रहेगा, थ्रू आउट वॉल्यूम सेम रहेगा, तो उस तरीके का जो प्रॉपर्टीज होता है उसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं, आइसोट्रोपी बोलते हैं वो प्रॉपर्टी। ठीक है, व्हेन ए सब्सटेंस possess same magnitude of properties along all direction it is said to be isotonic and the property is called isotropy। इसी तरीके से अगर डिफरेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिसोट्रोपी। when a substance exhibit different magnitude of some properties along all direction it is said to be anisotropic and the property is called anisotropy। ठीक है,
तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ जो ये होता है, यहाँ पार्टिकल्स रहता है, यहाँ पार्टिकल्स रहता है हर एक ये में, ठीक है, यहाँ पार्टिकल्स रहता है। तो ये जो यहाँ वाला जगह में डेंसिटी ज़्यादा होगा, बीच वाला स्पेस में कम रहेगा, इसीलिए ये एनिसोट्रोपिक नेचर का होता है। ठीक, चलिए आते हैं, अभी क्लासिफिकेशन तो समझ में आ गया। अब आते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। ठीक है, पहले इसको हम फिगर में बना देते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। ये एक है तो इसको यूनिट सेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, और ऐसा वाला बहुत सारा एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा 3 डायमेंशनल में, लेंथ में जोड़ दिए, ब्रेथ में जोड़ दिए, जब बहुत सारा यूनिट सेल को एक साथ जोड़ा जाता है तो ये जो ये एक यूनिट सेल हो गया, ये एक यूनिट सेल हो गया। ठीक है, ये एक यूनिट सेल हो गया, फिर ये एक यूनिट सेल हो गया, ये एक यूनिट सेल हो गया। इस तरीके का बहुत सारा वेरियस यूनिट सेल को 2 3 4 5 6 3 डायमेंशन, लेंथ में जोड़ रहे हैं, ब्रेथ में जोड़ रहे हैं, हाइट में जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से जो बनता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस क्या हो गया, द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है या आयंस हो सकता है, इन क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो इसका क्या क्या होता है, ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड, जैसे आपको पता है ये हो गया। तो ये जो एक एक पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लैटिस साइड या फिर लैटिस पॉइंट। ठीक है, ईच पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट ए कंस्टिट्यूट पार्टिकल, ये जो एक एक पॉइंट होता है ये पॉइंट में एक एक पार्टिकल्स के बारे में बताता है। ये पार्टिकल्स क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है या फिर आयंस हो सकता है। लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस, जब भी ये जैसे ये 2 पॉइंट हुआ तो इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन करते हैं और उसी को जब मिला देते हैं तो एक स्ट्रक्चर मेरे को मिलता है जिससे पता चलता है कि वो जो लैटिस का ज्योमेट्री क्या है। ठीक, यूनिट सेल क्या हो गया कि ये क्रिस्टल लैटिस था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था, उसका जब छोटा पार्टिकल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच रिप्रेजेंट इन 3 डायमेंशनल गिव्स इंटायर लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। ठीक है, जो छोटा पार्टिकल्स है वो यूनिट सेल है, और इसी को जब हर यहाँ से भी बढ़ाते रहेंगे, ऐसा यूनिट सेल इधर भी डालते रहेंगे लगातार और इधर भी डालते रहेंगे, तो वहाँ से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस। इसका क्या होता है, इसका 3 एज होता है और 3 एंगल्स होता है। ठीक है, मतलब ये 1 2 3 ये हो गया, तो ये लेंथ हो गया एक एज, ये ब्रेथ हो गया दूसरा एज, ये हाइट हो गया तीसरा एज, और इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा, और इस तरीके से इसके बीच में और इसके बीच में एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो 3 एंगल बनता है, और ये जो तीनों एंगल होता है, ठीक है, तो इस 3 एंगल और 3 साइड को पैरामीटर्स बोलते हैं, और इसी पैरामीटर्स के हिसाब से 14 अलग अलग स्ट्रक्चर होता है किसका, यूनिट सेल का। ठीक, और इसी को ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। ठीक है, 14 तरीके का होता है। ठीक, तो टाइप ऑफ यूनिट सेल में आते हैं। यूनिट सेल 2 टाइप का होता है, एक प्रिमिटिव या फिर इसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। इसमें क्या होता है कि जो यूनिट सेल हो गया, ठीक है, इसका हर एक कॉर्नर में ही सिर्फ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होगा, तो इसको बोलेंगे सिंपल यूनिट सेल। व्हेन कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ द यूनिट सेल देन इट नोन एज प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल। ठीक, और अगर इस कोना के अलावा, इस कोना में हर 8 पोजीशन है, इस 8 पोजीशन के अलावा कहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटरिक यूनिट सेल। ठीक है, तो 8 पोजीशन के अलावा क्या हो सकता है, हर एक फेस के बीच में हो सकता है, हर एक फेस के बीच में एक एक रहेगा। ठीक है, तो इसको फेस सेंटरेटेड बोलेंगे। पूरा बॉडी के बीच में एक हो सकता है तो उसको बॉडी सेंटरेटेड बोलेंगे, और एक हो सकता है कि 2 अपोजिट फेस के बीच में रहेगा और कहीं नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एंड सेंटरेटेड बोलते हैं। पहला कंडीशन चलिए वो बताते हैं हम। ठीक, व्हेन ए यूनिट सेल कंटेन्स 1 and more constituent particle in position एडिशन टू द कॉर्नर पोजीशन इट इज कॉल्ड सेंटरेटेड। क्या हो सकता है, बॉडी सेंटरेटेड। क्या हो गया, ये मेरा हो गया पहला यूनिट सेल। ये 8 पोर्शन में तो होगा ही, यहाँ होना ही है,
कुछ भी कर लीजिए, ये हो गया। और इन सब के बीच में बॉडी में और एक हो गया, पूरा बॉडी में इस रूम के बीच में एक बॉल टांग दी, जैसे बर्थडे होता है ना, तो वो बैलून जो लगाया जाता है उसी तरह से इस रूम के बीच बीच में लगा दिए, तो इसको हम लोग बॉडी बोलेंगे बॉडी सेंट्रेटेड। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, ये 8 पोजीशन में तो रहेगा ही, ये 8 पोजीशन में रहेगा। अब हर एक फेस का जो बीच में है, हर एक फेस का 6 फेस है तो 6 फेस के बीच में रहेगा, तो इसको बोलेंगे फेस सेंट्रेटेड। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है, ये 8 पोजीशन में तो रहेगा, अब कोई दो अपोजिट फेस के बीच में रहेगा तो इसको बोलते हैं एंड सेंट्रेटेड। ठीक है, तो बॉडी सेंट्रेटेड यूनिट सेल, फेस सेंट्रेटेड यूनिट सेल, एंड सेंट्रेटेड यूनिट सेल। क्लियर। अब आते हैं 14 टाइप का स्ट्रक्चर। पहला देखिए क्यूबिक, क्यूबिक में क्या होता है, A=B=C होता है, तीनों स्ट्रक्चर सेम होता है, एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो इसका 3 टाइप का होता है। पहला प्रिमिटिव, एक क्यूब बना लीजिएगा, और फिर यहाँ पे सब सारा कॉर्नर पोजीशन में, तो ये हो गया मेरा सिंपल। ठीक है, फिर एक क्यूब बना लीजिएगा, देखिए बॉडी सेंट्रेटेड है, मतलब सारा कॉर्नर में तो होना ही है, कॉर्नर में होगा ही। ठीक है, इसके अलावा एक बॉडी में रहेगा। फिर क्या, फेस सेंट्रेटेड, कॉर्नर में तो होगा ही, कॉर्नर में होना ही है। ठीक है, और हर फेस में एक एक रहेगा, हर फेस में एक एक रहेगा। क्लियर। उसके बाद आते हैं टेट्रागोनल। ठीक है, टेट्रागोनल में क्या होता है, देखिए A=B=C। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसा क्यूबर्ड बनेगा जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल रहेगा लेकिन हाइट डिफरेंट होगा। ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, ये लेंथ बना दिए। ठीक है, एक साइड को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, एक साइड को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इसको। ठीक है, ये इसको थोड़ा बड़ा कर लिए। ठीक है, और हाइट को भी वैसे ही रखेंगे और इनको मिला देंगे। ठीक, इसका बॉडी सेंट्रेटेड होगा और प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव मतलब आपको समझाए थे, प्रिमिटिव मतलब क्या, सिर्फ कॉर्नर पोजीशन में रहता है, कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, और बॉडी सेंट्रेटेड में कॉर्नर पोजीशन में तो रहेगा, इसके अलावा कहाँ रहेगा, बीच में एक रहेगा। ठीक, इसमें डिफरेंस क्या है, ये हाइट और ये हाइट सेम है, सिर्फ एक अलग है। ठीक, तीसरा आते हैं, तीसरा हो गया देखिए ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में तीनों साइड अलग अलग होता है। ठीक है, तीनों साइड अलग अलग होगा। ठीक, तीनों साइड मतलब लेंथ भी अलग, ब्रेथ भी हाइट और हाइट भी अलग। वैसे एक क्यूबॉइड बनाना है, एक क्यूबॉइड बनाना है, और इसका 4 होता है। पहला हो गया प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में क्या करना है, कॉर्नर में डालना है। आराम से आप बना लीजिएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का अलग अलग वैल्यू का लेना है, कॉर्नर में डालना है। इसके अलावा बॉडी के बीच में एक डालना है। ठीक है, फिर तीसरा वाला स्ट्रक्चर एक क्यूबॉइड को बनाना है, 8 कॉर्नर में डालना है, इसके अलावा फेस में डालना है, फिर और एक कॉर्नर में एक क्यूबॉइड को बना लेना है, 8 कॉर्नर में डालना है। ये एटम्स है, ठीक है, जिससे मिलकर वो क्रिस्टल बना हुआ है। और फिर एक दो अपोजिट में एंड सेंट्रेटेड वाला। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल का क्या हो गया, पहला प्रिमिटिव हो गया, सिंपल वाला, बॉडी सेंट्रेटेड हो गया, सारा 8 कॉर्नर और एक बॉडी के बीच में फेस सेंट्रेटेड हो गया, कि 8 कॉर्नर और 6 फेस के बीच में, और चौथा हो गया आपका एंड सेंट्रेटेड। ठीक है, फिर होता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या करना है, हेक्सागोन बनाना है, फिर और एक हेक्सागोन बनाना है। थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को क्लीन करते हैं। एक हेक्सागोन बनाना है, ठीक है, सारा 90 डिग्री होगा, हर एक कॉर्नर में एक एक रख देना है क्योंकि सिंपल है। ठीक है, हर एक जो पॉइंट्स होगा वहाँ अलग अलग रख देना है। ठीक, तो ये हेक्सागोनल वाला हो जाएगा। ठीक, फिर आते हैं रोम्बोहाइड्रल, इसका थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, हेक्सागोनल कर लिए, हेक्सागोनल कर लिए। अब आते हैं देखिए रोम्बोहाइड्रल। रोम्बोहाइड्रल में तीनों साइड इक्वल होता है। ठीक है,
और तीनों एंगल भी इक्वल होता है, लेकिन जो एंगल होता है 90 डिग्री का इक्वल नहीं होता है। क्लियर? तो यहाँ करना क्या आपको, ये हल्का सा बेंड होगा, ठीक है, ये हल्का सा बेंड होगा। जैसे अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, कि जो बना रहे थे वो स्ट्रेट लाइन का बना रहे थे, मतलब क्यूबॉइड क्यूबिक बना रहे थे। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा बेंड करके लेना है। थोड़ा सा बेंड करके लेने का मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम जैसा बनाना है, ठीक है ये, और यहाँ पे सारा कॉर्नर में एक एक रख देना है। क्लियर? रोम्बोइडल में। फिर आते हैं मोनोक्लिनिक। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है मोनोक्लिनिक में ये दीवार वाला सेम रहता है, मतलब ये जो ये बेस है, ठीक है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ये सेम है, सिर्फ ये बैंड होता है, सिर्फ ये बैंड होगा, मतलब ये वाला स्ट्रेट लाइन ही है। यहाँ पे क्या होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। इसको और अच्छा सा हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा ऐसे में आपको पता नहीं चलेगा। ये हो गया, इसको भी थोड़ा बेंड कर लीजिए, इसको भी थोड़ा बेंड कर लीजिए, इसको भी थोड़ा बेंड कर लीजिए, ये होता है, ठीक है। मतलब हर एक जो लाइन होगा वो बेंड होगा, ठीक। हर एक रूम का हर एक दीवार थोड़ा थोड़ा बेंड हो चुका है, ठीक। और क्योंकि प्रिमिटिव है, सिंपल है, तो हर एक कॉर्नर में एक एक यूनिट सेल होगा। इसमें क्या होगा, बेस और हाइट, मान लीजिए ये जो दीवार है, दीवार आपका रूम जो भी है, ठीक, ये सारा चीज सही है, सारा मतलब नीचे का बेस ऊपर का जो छत है वो सेम है, सिर्फ जो ये दो दीवार है, ये दो दीवार थोड़ा सा झुक गया है। आपका जो साइड वाला दीवार है वो थोड़ा सा झुक गया है, जैसे पीसा की झुकी हुई मीनार देखे होंगे आप लोग, इस तरीके से खड़ा है पीसा की झुकी हुई मीनार, बस वही स्ट्रक्चर है, बेस आपका सेम है, ठीक। तो ये टाइप को फिर मिला दिए और फिर यहाँ पे यूनिट सेल में डाल देंगे प्रिमिटिव वाला, और एंड सेंटर्ड एंड में क्या करेंगे, यही सेम चीज, कोई दो एंड में, कौन सा दो एंड होगा, जो कि सही है, मतलब जो नीचे वाला बेस है और ऊपर वाला हाइट, ठीक है। फिर आते हैं और एक बचा हुआ है, ठीक है, ये हो गया मोनोक्लिनिक होगा। ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, ये जो रोम्बोलिक वाला होता है इससे भी और ज़्यादा झुका हुआ रहता है, और ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, और ज़्यादा झुका हुआ रहेगा, ठीक है। ये जो झुकेगा और ज़्यादा झुकेगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्राइक्लिनिक। और फिर सिंपल होता है तो यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। तो सबका स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। पहला इसको और एक बार रिवाइज करा देते हैं हम। पहला क्यूब बनाना है, प्रिमिटिव के लिए हर एक कॉर्नर में यूनिट सेल को डालना है, बॉडी सेंटर्ड में हर एक कॉर्नर और बीच में एक डालना है, फेस सेंटर्ड में हर एक कॉर्नर और हर एक फेस के बीच में डालना है। दूसरा हो गया टेट्रागोनल, इसमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ को सेम रखना है, कोई एक साइड को बढ़ा देना है, ठीक है। और इस टाइप का जो बनेगा, इसमें प्रिमिटिव में हर एक कॉर्नर में, बॉडी सेंटर्ड में हर एक कॉर्नर के अलावा बीच में। फिर होता है ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग हो जाएगा। इसका प्रिमिटिव हर एक कॉर्नर में, बॉडी सेंटर्ड कॉर्नर के अलावा बीच में, फेस सेंटर्ड हर कॉर्नर में, उसके अलावा हर फेस का बीच में, एंड सेंटर्ड हर एक कॉर्नर में, ठीक है, और कोई दो अपोजिट फेस का बीच में। फिर आते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाना है, और प्रिमिटिव है तो हर एक जो पॉइंट कॉर्नर होगा वहाँ पे एक यूनिट सेल पार्टिकल्स को दिखाना है। फिर रोम्बोहाइड्रल में क्या करना है, एक ऐसा लेंथ लेना है जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन मतलब परपेंडिकुलर एक दूसरे का नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा बेंड होगा, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ये हो गया बेंड किए, इसको भी बेंड किए, इसको भी बेंड किए, इसको भी मिला दिए, ठीक है। इस टाइप का बनाइएगा, दो बनाइएगा, मिला दीजिएगा, क्योंकि प्रिमिटिव है तो हर एक कॉर्नर में, ठीक। उसके बाद मोनोक्लिनिक में क्या होता है आपका, ये जो नीचे का बेस होता है ऊपर का बेस होता है, ये जो स्क्वायर है नीचे में स्क्वायर है या रेक्टेंगल है ऊपर में रेक्टेंगल है, ये वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये जो चारों दीवार है वो थोड़ा बेंड हो जाएगा, ठीक है। इसका दो होता है, प्रिमिटिव सिंपल और एंड सेंटर्ड। फिर आता है ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, इससे भी ज़्यादा बेंड होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नंबर्स ऑफ एटम इन यूनिट सेल, ठीक। अब क्या होता है देखिए, सिंपल यूनिट सेल का निकालते हैं नंबर्स ऑफ एटम। तो ये सिंपल यूनिट सेल हो गया मेरा, ठीक है ना। मान लीजिए ये 4 रूम है, ठीक, और इस तरह के इसके पीछे पीछे 4 रूम है, इसके पीछे पीछे 4 रूम है, ठीक। यहाँ पे एक स्पेयर है, इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक स्पेयर है, तो ये एक रूम में इसका हिस्सा कितना होगा, 1/8 होगा, क्योंकि ये 8 रूम के साथ अपना शेयर कर रहा, ठीक है, क्योंकि इधर पीछे 4 रूम
ये एक सेमी सर्कल होगा, सेमी स्क्वायर होगा, हेमी स्क्वायर, ठीक है, सेमी नहीं हेमी स्क्वायर। तो इसका ये 4 पोर्शन में एक एक हिस्सा बटेगा, और उस तरह का पीछे साइड वाला जो 4 रूम है वहां पे 4 हेमी स्क्वायर होगा, तो वहां पे 4 बटेगा। तो एक जो रूम के अंदर एक यूनिट सेल में इसका कितना हिस्सा है, 1/8 पार्ट है, ठीक है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ईच एटम द कॉर्नर शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल, 8 अलग अलग यूनिट सेल के साथ बटा हुआ रहता है। तो एक यूनिट सेल के पास कितना होगा, 1/8 पार्ट होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, और ऐसा 8 होता है तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो जाएगा 8, क्योंकि 8 कॉर्नर है, और एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा है उसका 1/8, तो इस तरह से एक एटम होता है। क्लियर। अब दूसरा में आते हैं, बॉडी सेंटरेटेड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटरेटेड में 8 कॉर्नर का मिला के कितना, एक, अभी जो हिसाब किए, और एक बॉडी में है, बॉडी के बीच में जो है, थोड़ा सा ये यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, ये तो 8 में बांट रहा, और ये जो बॉडी का बीच में रहेगा, ये जो रूम के अंदर अगर बैलून टांगेंगे, ये बैलून का पूरा हिस्सा इसी रूम के अंदर रहेगा, ठीक है। तो वो एक एटम हो गया, एक एटम हो गया, तो यहाँ का एक और यहाँ का एक मिलाकर टोटल 2 एटम होता है। क्लियर। अब आते हैं फेस सेंटरेटेड यूनिट सेल। फेस सेंटरेटेड में क्या होता है, अब सोचिए ये दीवार, ये यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, तो इस रूम के अंदर इसका कितना हिस्सा है, इस रूम के अंदर कितना हिस्सा, आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर, ठीक है। ऐसा कितना फेस है, 6 फेस है, 6 फेस में अगर ऐसे करके लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इधर वाला एक आधा और उधर वाला एक आधा, तो टोटल 3 हो जाएगा, 3 फेस के लिए। और कॉर्नर वाला निकाल चुके थे, कॉर्नर वाला एक होगा, ठीक है। द फेस कंटेंट क्या होता है, ऑल द कॉर्नर एटम रहेगा, एंड एट द सेंटर ऑफ द ऑल फेस ऑफ द क्यूब यूनिट सेल। तो ईच एटम, कॉर्नर वाला हो गया एक एटम, क्योंकि 8 कॉर्नर है और 1/8 पास है, इस तरह से 6 फेस है और 1/2 पास है, तो 3, तो 2 और 1 3, 4 एटम हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा हो ना। चलिए फिर चलते हैं। फिर हो गया एंड सेंटरेटेड। एंड सेंटरेटेड में क्या होता है कि पहला तो 8 कॉर्नर 1/8 पार्ट, तो एक एटम हो गया, और 2 फेस में लगा हुआ रहता है, और हाफ तो 1/, तो दोनों का ऐड करेंगे तो 2 एटम आएगा, ठीक है। एंड सेंटरेटेड में क्या होता है, सिर्फ 2 एंड में इस तरीके से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक। तो इसका हिस्सा तो आधा आधा करके है ना इस रूम के अंदर, और इस तरीके का रहेगा, ठीक है। ये 4 और उस कॉर्नर वाला 4, तो ये मिला के टोटल 8 होगा, ठीक है। ये 8 मिला, कॉर्नर का 1/8 पार्ट करके हिसाब करेंगे तो एक निकलेगा, एक स्पैन निकलेगा, ठीक है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली इमेजिन कीजिए, अपना रूम को देख लीजिए और इमेजिन कीजिए, ठीक, क्लियर समझ में आ जाएगा। और इसको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से यहाँ से और एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रिमिटिव, यहाँ पे 4 रूम, ठीक है, पीछे 4 रूम, इसी के पीछे पीछे 4 रूम है, इसके पीछे और एक रूम, इसके पीछे और एक रूम, इसके पीछे और एक रूम, इसके पीछे, और सबको मिला के एक स्पेयर बनाया गया है। तो एक एक रूम, 8 रूम है, 8 रूम में एक स्पेयर शेयर होता है, तो एक एक पार्ट को कितना मिलेगा 1/8 पार्ट मिलेगा, ठीक। और एक क्यूबिक सेल में कितना है इस तरीके का, 8 कॉर्नर है। आपका रूम को देख लीजिए ना, हर एक कॉर्नर को देखिए, वहाँ एक कॉर्नर है, यहाँ एक कॉर्नर है, फिर उधर एक कॉर्नर पीछे दिखेगा, ऊपर में 4 कॉर्नर दिखेगा, नीचे में 4 कॉर्नर दिखेगा, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में वहीं 8 कॉर्नर का मिला के एक, और बॉडी में एक झुलता हुआ रहेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक। फेस सेंटर्ड में 8 कॉर्नर का मिला के एक, और जो ये फेस है, ये फेस, इसके बीच में ये इसका आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा है, तो इस तरीके का 6 फेस है, 6 फेस का मिला के 3, और 3 और 1 4 हो जाएगा। और एंड सेंटर्ड में क्या, ऐसा फेस वाला 2 फेस में ही रहेगा, तो वहाँ पे एक एटम, और फिर एक एटम 8 कॉर्नर का मिला के तो 2 एटम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको लगता है मेरे को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर या वॉइड, ये क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। अब जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक, वॉइड मतलब समझिए, वॉइड मतलब होता है फ्री स्पेस, फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस। अब जो ये हम लोग पैकिंग किए, ठीक है, तो इसको जब पैकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं फ्री स्पेस मिलेगा, देखते हैं आपको बताते हैं। पहला क्या हो गया, 1 डायमेंशन में पैकिंग करेंगे, ये पार्टिकल्स हो गया, ये पार्टिकल्स हो गया, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स, ये पार्टिकल जुड़ जाएगा। फिर दूसरा हो सकता है 2 डायमेंशन में, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। और इसी के नीचे नीचे जोड़ेंगे, पहला तरीका ये होगा, इसी के नीचे नीचे एक एक पार्टिकल्स को इसके नीचे जोड़ेंगे, तो ये जो खाली स्पेस मिल रहा, ये खाली स्पेस हो रहा, ये खाली स्पेस कौन सा स्ट्रक्चर का हो रहा, स्क्वायर स्ट्रक्चर का हो रहा, इसी को वॉइड बोलते हैं,
ठीक है, इसी को वॉइड बोलेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन ऐसा जोड़ने का हो सकता है 2 डायमेंशनल में। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इस तरीके से जोड़े, ये पार्टिकल्स को जोड़े और इनके बीच में इस तरीके के बीच में रहेगा। अब बीच में अगर जोड़ेंगे तो इस तरह का ट्रायंगल टाइप का बन रहा, ये देखिए ट्रायंगुलर बन रहा, तो इसको बोलता है ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, ये जो बीच वाला स्पेस है, ये जो बीच वाला जगह है, यहाँ वाला बीच वाला जगह है, ठीक है, ये हो गया ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक, इसी की तरह इसको 3 डायमेंशन में जोड़ सकता है, मतलब इसको हाइट में भी जोड़ देंगे, इस तरीके से हाइट में भी जोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इस वॉइड का 2 स्ट्रक्चर बन सकता है। पहला क्या हो गया कि ये जो ये ट्रायंगल था, ये 3 ट्रायंगल हुआ, ठीक है, और इसके ऊपर हम इस तरीके से जोड़े। ठीक है, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, नीचे में एक ट्रायंगल स्पेस रहेगा और इस टाइप का बनेगा। तो इस टाइप का जो वॉइड होता है इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि ये 3 जोड़े थे, इस पेजे ले लेते हैं, है ना, ठीक, ये 3 जोड़े थे और इसके ऊपर भी इसी तरीके से 3 जोड़ेंगे, इसके ऊपर भी इसी तरीके का 3 जोड़ेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी यहाँ एक को रख दी, अरे इसके ऊपर एक को रख दिए। ठीक है, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ठीक, तो इसको बोलेंगे हम लोग टेट्राहाइड्रल वॉइड। इसका स्ट्रक्चर आपको सिर्फ देखना है, इसका स्ट्रक्चर जानना है। ठीक, पहला कंडीशन फिर से बता देते हैं। पहला तो 1 डायमेंशनल में सजा दिए, फिर 2 डायमेंशनल में सजाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स रहेगा इसके नीचे डस्ट रहेगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है ये मॉलिक्यूल रहेगा और जो बीच में ईंटा जैसे जोड़ा जाता है घर बनाने के टाइम, उस तरीके का ये ईंटा रखा जाता है इस तरीके से घर बनाने से पहले, और ईंटा को जब जोड़ा जाता है इस तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप वाला जो भी होता है इसमें ट्रायंगल गैप बनता है, यहाँ जो बनता है यहाँ रेक्टेंगल टाइप का गैप बनता है। ठीक है, फिर जब 3 डायमेंशनल में करते हैं तो 2 कंडीशन हो सकता है। पहला तो ये तीनों उल्टा रखे थे, उसके बीच में ये सीधा करके रखेंगे, पहला कंडीशन ये हो रहा, पहला दूसरा तीसरा रखे, और इसी के ये में ये पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट तीसरा एलिमेंट रखे, तो इसका जो डायग्राम बनेगा बीच वाला स्पेस जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ठीक, और अगर मान लेते ये 3 रखे थे, पहला दूसरा तीसरा, और इसके बीच में जस्ट बीच में एक एटम को डाल देते हैं, तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो किस इस तरीके का बनेगा। ठीक है, यहाँ नीचे वाला नहीं बनेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग टेट्राहाइड्रल वॉइड। ठीक है, वॉइड मतलब होता है फ्री स्पेस। क्लियर। अब आता है पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो एक जो टोटल वॉल्यूम है किसी क्यूब का, ठीक है, यूनिट सेल का, सॉरी क्यूब नहीं, हाँ आपका कोर्स में क्यूबिक यूनिट सेल है, किसी भी यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, उस वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स है वो कितना हिस्सा रखता है, कितना हिस्सा घेर के रखा है, उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रिक्शन। और उसको जब परसेंटेज में निकालते हैं तो उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे मान लेते हैं ये मेरा एक कोई था, ठीक है, ये कोई चीज़ है, ठीक, यहाँ पे ये मान लेते हैं ये स्पेस गिरा हुआ है, ये स्पेस गिरा हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2, मतलब 2 पार्ट 4 में से, और इसका परसेंटेज कितना हो जाएगा 50% घेरा हुआ है। तो ये अगर कितना पार्टिकल्स घेरा हुआ है बाय वॉल्यूम से निकालते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, और इसी को जब परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। इसको निकालने का तरीका क्या है, पहले करते हैं कि कितना स्पेस घेरा हुआ है वॉल्यूम पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल्स स्पेस घेरा हुआ टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो निकल जाता है। जैसे यहाँ पे टोटल और कितना रेखांकित किए थे या फिर कितना को शैडो किए थे, 2 पार्ट को शैडो किए थे तो 2/4 लेंगे, फिर काट के 1/2, बस वही चीज़ होता है। ठीक, पैकिंग फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए यूनिट सेल। फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इन द यूनिट सेल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। और पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, वहीं जब परसेंटेज में बताया जाता है, ये देखिए फ्रैक्शन में बताया जाता है, ये परसेंटेज में बताया जाता है। पैकिंग एफिशिएंसी में बी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में निकल जाएगा।
क्लियर। अब मेरे को देखना है सिंपल यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है सबका, ठीक है। पहले देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। पहले हम लोगों को पता है कि ये 8 कॉर्नर में होता है, ठीक। पहले इसको बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई एक फेस को लेके बता रहे हैं, कोई एक फेस, इसका रेडियस को हम आर मान लिया, और ये जो है ये ए है, ए है, क्या है, क्यूब का लेंथ है। तो ए इक्वल टू 2r, क्लियर पता चल रहा है, ए इक्वल टू 2r है, ठीक है। तो ए इक्वल टू 2r, क्लियर। कोई दिक्कत है, ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा, ठीक। ये इस तरीके के कोई एक फेस को ले लेते हैं, मतलब कोई एक दीवार को, आपका रूम में है, आप जिस रूम में, कोई एक दीवार को एज्यूम कर लीजिए, और 8 कोना में लगा हुआ, तो इस दीवार में इस तरीके से टच रहेगा, इस दीवार में इस तरीके से टच रहेगा, हाँ ठीक है, समझ में आ गया, दीवार में इस तरीके से टच रहेगा, ठीक। अब आप मान लेते दीवार का जो लेंथ है वो ए है, तो दोनों जो रेडियस को मिलाएंगे तो वो डबल हो जाएगा, दोनों को मिला देने से डबल हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, ये जो 8 कॉर्नर मिला के, क्योंकि नंबर्स ऑफ एटम तो 1 होता है, पहले ही किए थे, सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर्स ऑफ एटम 1 होता है, और एक स्क्वायर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, π/3 πr³, ठीक है। तो आर का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी ए का वैल्यू क्या हो गया 2r, और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो ए क्यूब, ए का वैल्यू पुट कर दिए, 2r का क्यूब आ गया, ठीक है। फिर वॉल्यूम इसका 1, क्यों नंबर ऑफ सेल 1 है, 4/3 इंटू πr³, तो 4/3 इंटू πr³ होगा। अब फॉर्मूला क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, पुट किए यूनिट सेल 4/3 πr³, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम पुट किए इतना, और इसमें पाई का वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू आर तो कट जाएगा, ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो इतना आएगा, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे मेरे को पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 52.36% होता है, ठीक। अब आते हैं फेस सेंटेटेड वाला में, ठीक। फेस सेंटेटेड में हम लोगों को पता है, चलिए इसको थोड़ा बताते हैं। कोई एक फेस को ले ले, ये कोई एक फेस है, तो ये आर हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 2r, ये हो गया r, ठीक है। ये मेरा a है, ये साइड मेरा a है, ये a। अब यहाँ पाइथागोरस पुट करेंगे, इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल a, और ये मेरा हाइपोटेनियस है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √2a, ठीक है। तो √2a का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, देखिए √2a, और यहाँ पे r प्लस 2r प्लस 2r मतलब 4r आ रहा, तो √2a इक्वल टू 4r इक्वल टू √2a आएगा, ठीक है। इस तरीके से a का वैल्यू निकालेंगे तो 2√2r आएगा, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। इस रूम को मान लीजिए, इस रूम का एक दीवार को आप कंज्यूम कर लीजिए, मान लिया आप एक दीवार, ठीक है। अब दीवार का एक साइड ए है, दूसरा साइड ए है, और जो रेडियस हो रहा है वो रेडियस इस दीवार का एक डायगोनल आ रहा, इस दीवार का डायगोनल आ रहा, मतलब क्यूब का डायगोनल आ रहा, ठीक। पाइथागोरस पुट करेंगे तो a² प्लस a² इक्वल टू h², ठीक। तो h² इक्वल टू √a² प्लस a², ठीक है। पाइथागोरस पुट करेंगे तो इसका वैल्यू √2a आएगा, ये जो ये लेंथ है इसका वैल्यू √2a आ रहा, क्लियर। फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। फिर वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, अब याद कीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना बताए थे, 4, नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है 4, तो 4 इंटू 4/3 πr³, 4 4 16 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आएगा 0.74, मतलब 74% इसका घेरा हुआ रहता है। हाँ, अगर आपको वॉइड पूछेगा या फ्री स्पेस पूछेगा तो 100 से माइनस कर देंगे कि कितना जगह खाली है, 74 माइनस कर देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 26% होगा, ठीक है, 26% खाली है, क्लियर। अब आते हैं बॉडी सेंटेटेड, इसको समझिएगा थोड़ा सा, देखने में सेम लग रहा लेकिन सेम है नहीं, ठीक है, सेम है नहीं, क्यों, ये तो 4r, ये r हो गया, ये r हो गया, ये 2r हो गया, ठीक है। तो ये तो लेंथ 4r हो गया, 4r, लेकिन ये जो कॉर्नर है ये a है, तो ये e है, मतलब आपका अगर रूम देख रहे होंगे, आपका रूम देख रहे होंगे, ठीक है, आप जिस रूम में बैठे हैं, ठीक, उसका आप आगे साइड, फॉरवर्ड साइड का जो ऊपर वाला पॉइंट है, फॉरवर्ड साइड का राइट साइड का ऊपर वाला कॉर्नर, ठीक है, वहां से लेके आपका पीछे साइड, बैक साइड का लेफ्ट हैंड का नीचे वाला कॉर्नर, उनको मिलाया गया है, मतलब ये बीच से, जो रूम का बीच का स्पेस से पार हो रहा है, ठीक है, ये बीच का स्पेस से पार हो रहा है,
क्लियर, समझ में आया? ठीक है, रूम का बीच का स्पेस से पार हो रहा, क्लियर। अब जो आप जिस फर्श में है, ठीक, उसका डायगोनल अभी निकाले थे हम लोग, √2 निकला था, √2a निकला था, ठीक है, यही वाला √2a निकला था, ठीक। और ये जो हाइट है राइट हैंड साइड का ऊपर वाला, ये हाइट क्या हो गया आपका, a हो गया। अब ये हो गया √2a, और ये कॉर्नर आपको निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, √3a आएगा, √3a आएगा। पाइथागोरस पुट करेंगे √3a आएगा, ठीक है। फिर से आपको समझा देते हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं उसका राइट हैंड आप आगे साइड, फॉरवर्ड साइड राइट हैंड को उठाइए और राइट हैंड साइड का कॉर्नर को देखिए, ठीक, वहां से लेके मिला रहे आप जहां बैठे हैं उसका पीछे साइड, और पीछे साइड का लेफ्ट हैंड का नीचे वाला कॉर्नर, उस लाइन को मिलाया जा रहा है। उस लाइन को जब मिला रहे तो एक साइड हो जाएगा आपका राइट हैंड वाला एकदम स्ट्रेट लाइन, तो वो ए हो गया क्योंकि वो क्यूब का एज है, और नीचे वाला जाएगा, नीचे वाला जो मिलाएंगे, ठीक है, मतलब नीचे वाला राइट हैंड का नीचे वाला कॉर्नर और लेफ्ट हैंड वाला नीचे वाला कॉर्नर, उसको मिलाएंगे तो वो आपका डायगोनल आएगा। किसका, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का डायगोनल, उसका वैल्यू √2a होता है, और ये क्यूब का डायगोनल है, इसका वैल्यू हो जाएगा √3a, क्लियर। और फिर वहीं रेडियस निकाल लेंगे, ए का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, एरिया वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल निकाल लेंगे ए का वैल्यू पुट करके। वॉल्यूम ऑक्युपाइड, देखिए बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है, 2 होता है, निकाल लेंगे। और फिर परसेंटेज निकालेंगे तो 0.68 आएगा फ्रैक्शन, और परसेंटेज में 68% आएगा, और खाली स्पेस बोलेगा तो 100 से माइनस कर लीजिएगा, निकल जाएगा, क्लियर। हमको लगता है कि ये जो है, ठीक है, ये समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो प्रैक्टिकली अपना रूम को इमेजिन करके सोचिएगा, ठीक है, समझ में जाएगा 2-3 बार यही वाला पोर्शन को, ठीक है, यहाँ से लेके पोर्शन को देखिए, ये तो समझ में आ जाएगा, ये वाला और ये वाला थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आता है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, क्यूब, और मास का हम लोगों को पता है Z/m, तो नंबर ऑफ सेल कितना सारा एटम से मिलके बना है, और एक एक एटम का मास, तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प करेगा। अब आता है इस चैप्टर का डिफेक्ट इन सॉलिड, ठीक है, डिफेक्ट इन सॉलिड, ठीक। तो देखते हैं, देखिए डिफेक्ट मतलब उसमें कुछ भी अनरेगुलरिटीज आ चुका है, उसके एक्चुअल जो स्ट्रक्चर था वो बिगड़ चुका है। तो 2 टाइप का होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट, ठीक। फिर पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप का होता है, स्टोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, ये हम लोग आगे कर रहे हैं। फिर स्टोमेट्रिक का 4 पार्ट होता है, वैलेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टेटियल डिफेक्ट, फ्रैंकलिन डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। और नॉन स्टोमेट्रिक का क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक है, 6 टाइप का होता है, ठीक। अभी हम लोग सबको इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिक करेंट कैरेक्टर पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर पढ़ेंगे सॉलिड का, तो खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। देखिए डिफेक्ट क्या हो गया, द डिफेक्ट इन ए सॉलिड इज डिफाइंड एज द बेसिक इनरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। 2 टाइप का होता है, लाइन डिफेक्ट होता है, मतलब पूरा का पूरा लाइन बिगड़ जाएगा, पूरा का पूरा लाइन बिगड़ जाएगा। और एक होगा पॉइंट डिफेक्ट, जहाँ पे कोई एक लाइन नहीं बिगड़ेगा, कोई एक बीच बीच में बिगड़ा हुआ रहेगा। जैसे मान लेते हैं आप गए सेब खरीदने, ठीक है, तो सेब का जो पेटी होता है आप उठाए और दिखा आपको पूरा एक लाइन जो था, पूरा एक लाइन का सेब खराब था, तो उसको आप बोलेंगे लाइन डिफेक्ट है, ठीक। और अगर मान लीजिए बीच बीच में कहीं कहीं कोई सेब खराब निकल रहा, तो उसको आप बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट है, ठीक। लाइन डिफेक्ट आर द इनरेगुलरिटीज और द डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन इंटायर रो ऑफ द लेटिस। कोई एक रो, जैसे ये मान लीजिए था, ये था, अभी क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा रो, ये पूरा का पूरा रो में जो पार्टिकल्स है पूरा खराब हो चुका है, तो इसको बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। और अगर मान लीजिए पूरा का पूरा रो में खराब नहीं हुआ है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रो में खराब नहीं हुआ, ये पोर्शन खराब हो गया, ये पोर्शन खराब हो गया, ये पोर्शन खराब हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, क्लियर। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, पॉइंट डिफेक्ट आर द इनरेगुलरिटीज और द डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट ऑफ एन एटम ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। तो पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप का होता है, स्टोमेट्रिक, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोमेट्रिक। स्टोमेट्रिक किसको बोलते हैं, जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो जो होता है ये हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। नॉन स्टोमेट्रिक में क्या होता है, ये रेशियो बदल जाता है, ठीक। मान लीजिए पहले 10 पॉजिटिव था और 10 नेगेटिव था,
तो डिफेक्ट होने के बाद अगर मान लीजिए यहाँ से पॉजिटिव एक निकल रहा, 9 हो रहा, तो ये भी एक नेगेटिव भी निकलेगा, तो 9-9 रेशियो तो सेम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेट्रिक वाला। और जहाँ पे ये रेशियो बदल जाता है, ठीक, उसको बोलते हैं नॉन स्टोमेट्रिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? स्टोमेट्रिक डिफेक्ट इज ए टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट विच डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोमेट्री ऑफ द सॉलिड। स्टोमेट्री मतलब क्या हो गया? द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन, इसको नहीं बिगाड़ता है, वो सेम रहता है, तो उसको बोलते हैं। इसका दो टाइप होता है, एक होता है वैलेंसी डिफेक्ट और एक होता है इंटेंसिटियल डिफेक्ट। ठीक, और इसी को जब ये आयनिक सॉलिड का केस में होता है तो वैलेंसी डिफेक्ट को हम लोग नाम देते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, और ये जो होता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इसी को बोलते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक, तो वैलेंसी डिफेक्ट क्या होता है? व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड आर वैकेंट and there are no impact on the stoichiometry of solid, then it is called as valency defect। चलिए इसको समझाते हैं हम पहले। ठीक है, ये एक पार्टिकल्स था, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ चीज़ है, यहाँ पे कुछ चीज़ है, ये जगह खाली है, यहाँ कुछ चीज़ 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 है, ये खाली है, यहाँ कुछ चीज़ है, यहाँ कुछ चीज़ है, और ये जो खाली है इसका चार्ज मेरा मान लीजिए नेगेटिव था और इसका पॉजिटिव था, तो एक पॉजिटिव निकला, एक बाहर निकल चुका है, यहाँ पे कुछ था वो बाहर निकल चुका है। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होगा, इसका ओवरऑल रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ खाली स्पेस मिल जाएगा, कुछ खाली स्पेस मिल गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अही जब पॉजिटिव आयंस के बारे में होता है, नेगेटिव आयंस के बारे में, ये पहला हो सकता है कि ये न्यूट्रल था, सारा आइटम न्यूट्रल था, उस केस में हो सकता है, तो इसको बोलेंगे वैकेंसी डिफेक्ट। और अगर मान लीजिए ये वाला जगह कोई आयंस था, जैसे यहाँ पे कोई नेगेटिव आयन था, यहाँ पे कोई पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं Cl- था, यहाँ पे Na+ था, और ये बाहर निकल चुका है यहाँ से, तो यहाँ पे Na+, यहाँ पे Cl-, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे Cl-, यहाँ पे Na+, यहाँ पे Cl- बाहर निकल चुका है, तो इस टाइप वाला जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं इसेंशियल डिफेक्ट। ये क्या होता है? जब कोई पार्टिकल्स में, ठीक है, जो बीच वाला स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटेंशियल स्पेस, तो वहाँ पे कोई क्रिस्टल आ जाता है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंशियल डिफेक्ट। इसको समझ लेते हैं। ये मेरा पार्टिकल्स है, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ कोई पार्टिकल है, सारा जगह भरा हुआ है, सारा जगह भरा हुआ है। अब बीच में कहीं से बीच में यहाँ एक पार्टिकल आई है, बीच वाला स्पेस में यहाँ कोई एक पार्टिकल आई है। अगर मान लीजिए न्यूट्रल है पूरा पूरी, तो उसको बोलते हैं इंटेंशियल डिफेक्ट। और ये आयन है, ये कोई पॉजिटिव आयन यहाँ पे आया है और यहाँ पे कोई नेगेटिव आयन आया है, और एक दूसरे का बैलेंस भी कर लिया है, चार्ज को, ओवरऑल चार्ज को। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, चलिए आते हैं। When some constituent particles occupied an instantaneous site, then the crystal is known as instantaneous defect. In case of ionic set solid, the instantaneous defect is called Franklin defect. It also known as de-isolation defect. इसको de-isolation dislocation defect भी बोलते हैं, dislocation defect भी बोलते हैं। क्लियर, इस चैप्टर को अच्छा से कीजिएगा, ठीक ना। फिर आते हैं नोट, आपको याद रखना है, वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है डेंसिटी को घटा देता है, और इसेंशियल डिफेक्ट जो होता है डेंसिटी को बढ़ा देता है। फ्रैंकल डिफेक्ट कोई चेंज नहीं करता डेंसिटी में, जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी को घटा देता है। ये आपको याद कर लेना, एमसीक्यू में काम आएगा आपका, ठीक है, एमसीक्यू में काम आएगा। एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या हो गया कि ये भी एक टाइप का स्टोमेट्रिक डिफेक्ट है, ठीक, जहाँ पे क्या होता है बीच में इम्प्योरिटीज आ जाता है। जैसे ये जो पार्टिकल्स लाए, ये जो पार्टिकल्स लाए इम्प्योरिटीज होगा, इम्प्योरिटीज होगा मतलब मान लीजिए कि ये आयरन था, यहाँ पे आयरन है, Fe है, ये Fe है, ये Fe है, ये Fe है, यहाँ पे Mn डाल दिए, फिर Fe है, Fe है, Fe है, Fe है, ठीक है, इस तरीके का लगातार चल रहा, ठीक। तो यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Mn डाल दिए, Fe है, फिर Fe है, फिर Mn डाल दिए, फिर Fe है, फिर Fe है, फिर Mn डाल दिए, Fe है। तो इसका जो रेगुलर था बीच बीच में Mn आ चुका है ना, तो इसी को इम्प्योरिटीज बोलते हैं। इस तरीके का जो डिफेक्ट आ जाता है इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है। ये हम लोगों को एलॉय बनाने में हेल्प करता है, एलॉय बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में भी डिफाइंड एज स्टोमेट्रिक डिफेक्ट इन विच सम इम्प्योरिटीज, क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है या फिर आयंस हो सकता है, आर ऑक्युपाइड इन द लेटिस साइड। यहाँ पे एटम्स का एग्जांपल दी, फिर आयंस भी हो सकता है, क्लियर। जैसे SnCl2 था, SnCl2 NaCl के बीच में घुस गया, पूरा NaCl का मॉलिक्यूल था यहाँ पे, बीच में एक SnCl2 डाल दिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग आयंस है, वो आयंस का डिफेक्ट है, ठीक है। अब आता है नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट, जहाँ पे क्या होगा, जिसका जो चार्ज रहेगा वो भी बदल जाता है।
ठीक। द डिफेक्ट इन विच द कंस्टिट्यूट पार्ट एलिमेंट्स आर नॉन स्टोमेटिक रेशियो, नॉन स्टोमिक रेशियो मतलब कैटायन और एनायन का रेशियो जो होगा वो डिफरेंट रहेगा, ठीक। तो इसको नॉन स्टोमिक डिफेक्ट बोलते हैं। इसका दो टाइप होता है कि मेटल एक्सेस, मेटल का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ में Na 10 था और क्लोरीन 10 था, अब कुछ की वजह से Na का बढ़ गया, चलिए दिखा देते हैं आपको। Na है, Cl है, Na है, Cl है, Na है, Cl है, Na है, Cl है, Na है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कि एक सोडियम का एटम अंदर आ जाए कहीं से भी। पहला कंडीशन क्या हो सकता है कि एक सोडियम एटम कहीं से बाहर से अंदर आ जाए, या फिर एक क्लोरीन एटम यहाँ से बाहर निकल जाए। दोनों केस में क्या होगा, इसके पास सोडियम का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस, ठीक। और अगर मान लेते हैं नॉन मेटल कहीं पे इंटर कर जाए, या फिर मान लेते हैं कि एक क्या बोलते हैं मेटल निकल जाए, तो उसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ठीक। द टाइप ऑफ नॉन स्टोमेटिक डिफेक्ट इन विच क्रिस्टल कंटेन मोर अमाउंट ऑफ मेटल, मेटल का नंबर बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू स्टोमेटिक प्रोपोर्शन, बिकॉज ऑफ एदर ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसी, एनायन बाहर निकल जाता है, या प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंस्टेंटियल साइड, या तो एक्स्ट्रा बीच में स्पेस जो रहता है उसके बीच में एक एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए, ठीक। मेटल डिफिशियंसी क्या होता है, द टाइप ऑफ नॉन स्टोमिक डिफेक्ट इन विच द क्रिस्टल लेट कंटेंस एस अमाउंट, सॉरी ये लेस है, ठीक है ना, लेस अमाउंट ऑफ मेटल्स, कम हो जाता है एज कम्पेयर टू द स्टोमेटिक प्रोपोर्शन, तो उसको बोलते हैं मेटल डिफिशियंट, ठीक। यहाँ पे आपको याद रखना कि जो एनायनिक वाला होता है, जो एनायन बाहर निकलता है, तो वो जो खाली स्पेस बनता है, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर, उसको बोलते हैं एफ सेंटर। वहाँ पे सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लोरीन जैसे निकल गया तो उसकी जगह सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहेगा, और उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट की वजह से वो कलर शो करता है, ठीक है, वो कलर शो करता है। और कौन सा कलर शो करेगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा तो मिट गया, चलिए हम बता देते हैं। NaCl जो है ये येलो शो करता है, LiCl पिंक शो करता है, और KCl वायलेट शो करता है, ठीक। ये कलर आपको याद रखना। अगर आपको पूछा जाएगा कि कोई भी जो सॉलिड होता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो कलर क्यों शो करता है, कोई भी क्रिस्टल लेटिस कलर क्यों शो करता है, तो आपको बताना पड़ेगा ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से होता है, ठीक। जहाँ क्या होता है कि जब भी एनायनिक वैकेंसी का फॉर्मेशन होता है, मतलब कोई भी एनायन उसका रेगुलर स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाता है, तो उस एनायन का जगह में सिर्फ इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और उस इलेक्ट्रॉन में जो लाइट रेडिएशन गिरता है उसकी वजह से कलर शो करता है। NaCl येलो कलर शो करता है, KCl आपका वायलेट कलर शो करता है, और LiCl पिंक कलर शो करता है, ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। तो कंडक्टर होता है, कंडक्टर किसको बोलते हैं, ऐसा सॉलिड जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे जिसका कंडक्टिंग रेंज 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ तक होता है, ठीक है, जिसका कंडक्टिंग रेंज 10⁴ सॉरी 10⁴ से 10⁷ तक होता है। सेमीकंडक्टर किसको बोलेंगे, जिसका 10⁻⁻⁶ से 10⁴ तक होता है। और इंसुलेटर किसको बोलेंगे, जिसका 10⁻22 से 10⁶ तक होता है। क्लियर। तो इसका हम रेंज एक चार्ट बना के दिखा देते हैं आपको। 10⁻22 10⁻⁶ 10⁴ 10⁷ इन दोनों के बीच में जो भी रहेगा, जिसका रेंज यहाँ पे आएगा इन दोनों के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो भी रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग इंसुलेटर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो भी रहेगा, इन दोनों के बीच में जो भी रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर, उसको बोलेंगे सेमीकंडक्टर, ठीक है। कंडक्टिविटी रेंज इसके बीच में होता है। अब आता है बैंड थ्योरी, अब आता है बैंड थ्योरी, ठीक। ये क्या बताता है, पहले आपको समझा देते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग किए थे क्लास 11 में। ये बताता है दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ता है और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसमें से आधा का एनर्जी इसका एक्चुअल एनर्जी से कम होता है, इसको हम लोग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोले थे, इसको एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोले थे। तो ये बताता है कि ऐसा ही सेम होता है मोल्टन स्टेट में भी। तो ये दो ऑर्बिट जो होता है इसको एक एक बैंड बताया गया, इसका नाम दिया गया बैंड, और बताया कि ये जो दो बैंड होता है, ये जो दो बैंड होता है, ठीक, इसमें से जो नीचे वाला रहता है, नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, और ऊपर वाला को बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड, ठीक है, कंडक्शन बैंड,
वैलेंस बैंड, इसको कंडक्टेंस बैंड, और इसका बीच में जो ये गैप होता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता, इस गैप को बोला जाता है एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, ठीक है। और इसी एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है, इसी एनर्जी गैप पे डिपेंड करता है कि वो मेटल कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या फिर सेमीकंडक्टर होगा। क्लियर? मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल फॉर्म्स ऑर्बिट, एटॉमिक ऑर्बिटल यही वाला मोलिकुलर और एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक दूसरे का क्लोज एनर्जी होता है। और जो ये एक एक एनर्जी का बैंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैंड्स। ठीक, अगर एनर्जी गैप इन दोनों के बीच में, किसका, नीचे वाला को बोलते हैं वैलेंस बैंड और ऊपर वाला को बोलते हैं कंडक्टेंट बैंड। ठीक, ये एक दूसरे को ओवरलैप करता है या टच करता है, एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, टच कर रहा, या फिर ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप वाला कंडीशन है और ये टच वाला कंडीशन है। ठीक, इस केस में क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और इस टाइप वाला को कंडक्टर बोलते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए इनका गैप इतना ज़्यादा हुआ, ठीक है, अब आते हैं दूसरा कंडीशन में, अब आते हैं दूसरा कंडीशन में, अब आते हैं दूसरा कंडीशन में, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, इसका बीच का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, एनर्जी गैप जो है ये बहुत ज़्यादा है, हाई है। ठीक, इस केस में ये ना तो कभी टच हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में टच नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक, इफ द एनर्जी गैप बिटवीन फील्ड वैलेंस बैंड and empty conductant bands are large, then the electron cannot jump and it is said to be insulator, इसको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देखिए सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये एनर्जी गैप थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जैसे इसको हीट देते हैं, यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद क्या होता है, ये या तो ओवरलैप कर जाता है या फिर एक दूसरे को टच कर लेता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में ये होता है, इसीलिए सेमीकंडक्टर सबसे अच्छा होता है इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज करने के लिए, क्योंकि जब चाहे हम उसको इंसुलेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब चाहे हम उसको कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या दो तरीका होता है, एक तो डोपिंग करके और दूसरा होता है टेम्परेचर देके, तो वो आपस में फिर टच करने लग जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्टेंट बैंड्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटा गैप होता है, इसलिए नॉर्मली ये तो इंसुलेटर जैसा एक्ट करता है। ठीक, नॉर्मली इट विल एक्ट एज ए इंसुलेटर बट ए सर्टन रेट ऑफ टेम्परेचर और बाय एडिंग इम्प्योरिटीज ऑन इट, मतलब डोपिंग से इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, द एनर्जी गैप डिसअपियर, या तो टच कर देगा या ओवरलैप करेगा और ये कंडक्टर जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया बैंड थ्योरी के हिसाब से आपका। ठीक, मतलब सेमीकंडक्टर का अगर डेफिनेशन पूछा जाए क्या बोलेंगे, ऐसा डिवाइस, ठीक है, या ऐसा सब्सटेंस जो कि एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जो कि इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों का प्रॉपर्टी को रखता है। अब डोपिंग क्या हो गया, वही डोपिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूस इम्प्योरिटी इन द सेमीकंडक्टर सच एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम में इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस करके उसको सेमीकंडक्टर बनाना और उसको सेमीकंडक्टर को और अच्छा से कंडक्टर में कन्वर्ट करना, इसी को हम लोग बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है, एक एन टाइप होता है, एक पी टाइप होता है। अब सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ये चार होता है, चार होता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन में, ठीक, सिलिकॉन की जगह कोई एक सिलिकॉन हटा और सिलिकॉन के जगह अगर हम कोई ऐसा ग्रुप डाले जिसका 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक, तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा उसके वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक, और इस टाइप का जो होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इसको एन टाइप बोलते हैं। और इसी की जगह अगर ऐसा कोई चीज को डालते हैं जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जगह बच जाता है, तो उस जगह के लिए होल बोलते हैं, उस जगह को होल बोलते हैं। ठीक, और उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, और वो जो फ्री स्पेस होता है इसको बोलते हैं पी टाइप, क्योंकि 4 के बदले 3 आयन था तो एक पॉजिटिव वाला बच जाता है। ठीक, वन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोपेड विथ अ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में क्या हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। दे ऑक्यूपाई सम ऑफ द लेटिस साइड ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, 4 out of the 5 electrons are used in covalent bond formation and neighboring silicon atoms need the extra electron get delocalized.
Hence the increase in conductivity is due to negatively charged electron, therefore such semiconductor is called n type semiconductor. ठीक है, फिर से बताते हैं क्या होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हटा के उसके जगह अगर फॉस्फोरस आर्सेनिक को डाल दिया गया तो वहाँ पे क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 5 होता है इन दोनों के पास, और सिलिकॉन के पास 4 था, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो रहता है सिलिकॉन का उसको तो बैलेंस कर लेता है इसका 4 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब आते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन घटता है। व्हेन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज डोपेड विद ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ठीक, जैसे क्या हो गया, बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, जो विच कंटेंस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ द मिसिंग, 4 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए सिलिकॉन को बैलेंस करने के लिए, इन 4 की जगह 3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है ना, उस इलेक्ट्रॉन का जो खाली जगह होता है उसको होल बोलते हैं, और ये जो होल होता है इसी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। ठीक है, the electricity will conduct due to movement of electrons towards the positively charged path through holes. ठीक, therefore such semiconductor है पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव टाइप होता है। ठीक, तो डायोड्स किसको बोलते हैं, एन टाइप डायोड हो सकता है, एन पी टाइप। ठीक, मतलब दो रहेगा, एक पी टाइप रहेगा, एक एन टाइप रहेगा। दो सेमीकंडक्टर को एक साथ मिला देते हैं तो उसको डायोड बोलते हैं, डाई। और ट्रायोड में 3, एक एन पी एन हो सकता है और पी एन पी हो सकता है। इसको कहाँ यूज किया जाता है, ट्रांजिस्टर में यूज किया जाता है, और डायोड को कहाँ यूज किया जाता है, रेक्टिफायर में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड किस तरीके का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर, पहले देखते हैं पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, जो कि मैग्नेट का तरफ हल्का सा अट्रैक्ट होता है, वीकली अट्रैक्ट होता है। द सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, और इसका फिनोमिनन को पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। ये क्यों होता है, जहाँ पे भी या 1 या मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। इसमें क्या होता है, जो ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, ये रैंडमली रहता है, ओरिएंटेशन रैंडमली रहता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में बनाइएगा तो थोड़ा तिरछा बन जा रहा। ठीक है, ओरिएंटेशन रैंडमली रहता है। क्लियर, फिर होता है डायमैग्नेटिज्म। यहाँ पे क्या होता है, द सब्सटेंस व्हिच इज वीकली रिपेल बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इसको अपने से रिपल्सन करता है। ठीक है, इसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। कहाँ होता है, जहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। यहाँ पे जो ये फील्ड्स होता है ये वैकेंट रहता है, यहाँ कुछ नहीं होता है। ठीक, फिर आता है फेरोमैग्नेटिज्म, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। द सब्सटेंस व्हिच आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक, इसको यही वाला सब्सटेंस को परमानेंट मैग्नेटाइज किया जाता है, और परमानेंट मैग्नेटाइज करके हम लोग को जो लैब में होता है बार मैग्नेट, ये सारा मिलता है। ठीक, क्या क्या होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल के पास ऐसा प्रॉपर्टीज होता है। और ये जो ओरिएंटेशन होता है ये स्ट्रेट लाइन में होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे का, एकदम स्ट्रेट लाइन में रहेगा। ठीक है, एकदम स्ट्रेट। ठीक, फिर आता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ये भी फेरोमैग्नेटिज्म जैसा ही सब्सटेंस होता है, लेकिन इसका डोमेन जो होता है ये ऑपोजिटली ओरिएंटेड रहता है और एक दूसरे का मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल कर देता है। इसका एग्जांपल हो गया MnO, NiO, COO। ठीक, इसमें क्या होता है ये बता देते हैं आपको। ये ऊपर तो ये नीचे, ये ऊपर तो फिर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर, इस तरीके चलते रहता है। तो ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मेशन क्या, ये इसको पूरा पूरी कैंसिल कर दिया, फिर ये बनाया इसको, फिर ये कैंसिल कर दिया। तो ओवरऑल जितना ऊपर ओरिएंटेड रहता है उतना ही नीचे ओरिएंटेड रहता है, इसकी वजह से इसको एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक, फिर आता है फेरीमैग्नेटिज्म। ये क्या होता है, पहले इसका डोमेन को आपको समझा देते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ये 2 पैरेलल था, 2 ऊपर था, एक नीचे आ गया। ये एक ऊपर, 2 ऊपर, 3 ऊपर, फिर यहाँ पे एक नीचे आ गया, फिर 2 ऊपर आ गया। ठीक, यहाँ ऊपर नीचे तो होता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो रेगुलर नहीं रहता है, इसी की वजह से ये भी मैग्नेटिक को अट्रैक्ट करता है। ठीक, और इसको अगर मान लीजिए हम ज़्यादा हीट कर देंगे तो ये पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इट ऑब्जर्व दैट व्हेन ए मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द डोमेन इज ए सब्सटेंस इज अलाइंड इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर में होता है, दे आर वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट एज कम्पेयर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।
मतलब वो फेरोमैग्नेटिक से थोड़ा कम अट्रैक्ट होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक से ज़्यादा होता है। दिस सब्सटेंस ऑल्सो लॉज फेरोमैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया Fe3O4। क्लियर। चलिए ये चैप्टर खत्म होता है, रिवीजन कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और हम लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।